तो स्टूडेंट हम इसमें जिक्र कर रहे थे टेम्परेचर मेजरमेंट, तापमापन का जिक्र कर रहे थे। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर तापमापी होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर जो ताप को मापने के लिए लगाता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें जिक्र आता है लिक्विड थर्मोमीटर का। किसका? लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट। लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्रव तापमापी। कि सर द्रव तापमापी क्या होता है? कि द्रव तापमापी में किसका यूज होता है? सबसे पहले क्वेश्चन जो यही आता है कि द्रव तापमापी में लिक्विड थर्मोमीटर में यूज होता है वो किसका होता है? पारे का यूज होता है। पारा को जो डिनोट करते हैं वो Hg से डिनोट करते हैं, और इसी को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मरकरी के नाम से जाना जाता है। लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट से, द्रव तापमापी से स्टूडेंट -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। पेपर में यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि द्रव तापमापी से कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मापा जा सकता है। तो याद रखना -30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। और इसमें किसका यूज होता है? पारा। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, याद आ रहा है यहाँ पे जो पारा होता है ना वो -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे? -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमता है पारा। इसी वजह से -30 से लेके 350 तक के तापमान को माप लिया जाता है पारे से। अच्छा कि सर इससे किसी वस्तु का अगर तापमान कम हो, -39 से भी कम हो, तो फिर किससे मापा जाएगा? तो स्टूडेंट उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमता है। जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है ना स्टूडेंट? अब हम आगे बात करते हैं गैस तापमापी। क्या? गैस तापमापी। और आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है ना, जिससे आप बुखार चेक करते हो, थर्मामीटर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वो फ़ारेनहाइट ने किया था। बताया था ना एक वैज्ञानिक थे। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट ने किया। अब हम बात करते हैं गैस तापमापी। क्या? गैस तापमापी। गैस टेम्परेचर मेजरमेंट। क्लियर है? गैस तापमापी में दो गैसेस का यूज करते हैं, एक नाइट्रोजन होती है और एक हाइड्रोजन होती है। स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस से तो 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है इससे तो 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापा जा सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन वहीं उसी की जगह अगर नाइट्रोजन गैस ले ली जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्लियर है? तो इन दो गैसों का यूज होता है। अगली लाइन में एक होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। क्या होता है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसको बोला जाता है इंग्लिश हिंदी में सेम प्लेटिनम कहते हैं। प्रतिरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना? टेम्परेचर मेजरमेंट लिख लेना। एक होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इससे -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 कहाँ है 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज किया जाता है। अगला होता है स्टूडेंट ताप युग्म तापमापी। क्या होता है? ताप युग्म तापमापी। अगला क्या है? ताप युग्म तापमापी। क्या है? ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी का जो उपयोग किया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप युग्म तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला है पूर्ण विकिरण तापमापी, दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्ण विकिरण। उत्तापमापी भी इसको कहते हैं,
उत्ताप मापी या ताप मापी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल रेडिएशन टेम्परेचर मेजरमेंट, टोटल रेडिएशन टेम्परेचर मेजरमेंट, या इसी को ना एक रूप में बोला जाता है पायरोमीटर। क्या कहते हैं, पायरोमीटर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पायरोमीटर क्या होता है स्टूडेंट, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में यही आता है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक हमने किया होगा, ये द्रव तापमापी में से पूछा जाता है पेपर में ज़्यादातर, और इस गैस तापमापी में से पूछा जाता है, और पूर्ण विकिरण तापमापी में से पेपर में पूछा जाता है। पायरोमीटर क्या होता है, इसका प्रयोग हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, जैसे तारों का, सूर्य का तापमान को मापने के लिए, जिनका हाई टेम्परेचर होता है, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, कितना स्टूडेंट, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, टोटल रेडिएशन टेम्परेचर मेजरमेंट का यूज़ किया जा सकता है। क्यों, इसमें मतलब अधिकतम कितने तक माप सकते हैं स्टूडेंट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है, क्यों, क्योंकि अधिकतम तापमान अभी तक खोजा ही नहीं गया है कि कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है, लेकिन इतना तो पता है। अच्छा, आगे आएगा वैसे, न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि परम शून्य ताप क्या होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। बट आप यहाँ याद रखना कि पूर्ण विकिरण तापमान में आप 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ना इससे कम की नहीं नाप सकती है ना, क्योंकि उसमें विकिरण जो है ये उत्सर्जित करती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। क्लियर है ना? क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें जब हम आगे जिक्र करते हैं तो इसमें जिक्र होता है स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है मैं जो बताने वाला हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का संचरण। क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। स्टूडेंट, संचरण का मतलब होता है बहना या चलना। संचरण का मतलब क्या होता है? बहना या चलना। और आपको पता है स्टूडेंट कि ऊष्मा कैसे बहती है और कैसे चलती है। ऊष्मा कैसे चलती है? हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है, इतना आपको पता है, मैं पहले बता चुका। जैसे एक लोहे की रॉड आगे गर्म करिए, धीरे धीरे आग में दिया आपने तो आगे से गर्म होगी, धीरे धीरे वही आग कहाँ तक आने लगेगी, पीछे गर्म वस्तु से कहाँ भागती है? ठंडे वस्तु की तरफ। लेकिन इसके 3 मेथड होते हैं, मतलब 3 तरीके से जो ऊष्मा है वो संचरित होती है, और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? कौन से कलर? वाइट से लिखते हैं। देखो, सबसे पहला होता है कंडक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन को हिंदी में बोला जाता है चालन विधि। क्या कहते हैं? चालन विधि। दूसरा होता है स्टूडेंट कन्वेक्शन मेथड। क्या होता है? कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवहन विधि। और तीसरा होता है स्टूडेंट जिसको बोला जाता है रेडिएशन, और रेडिएशन को हिंदी में बोला जाता है विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। देखिए, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंडक्शन, चालन। ये जो चालन विधि है, इसके लिए आपका एक विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो चालन विधि हो, चालन का मतलब चलना, ये केवल सॉलिड में चल सकती है। जितनी भी सॉलिड स्टेट बॉडी होंगी, ऊष्मा का संचरण इस चालन विधि से केवल सॉलिड स्टेट बॉडी में ही हो सकता है। कन्वेक्शन, ये आपके लिक्विड और गैस में चल सकती है। संवहन विधि किस किस में हो सकती है? लिक्विड में और गैस में। लेकिन जो रेडिएशन विधि होगी ये ओनली इन गैस में होगी। बात समझ आई? दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड, सॉरी, लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज इन गैस। अब सवाल आता है कि सर कंडक्शन मेथड क्या होता है, चालन विधि क्या होती है? तो स्टूडेंट, चालन विधि, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक लाइन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ फोकस रखिएगा।
पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना, स्टूडेंट, पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना जब कोई ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ पहुंच जाती है तो उसे ही चालन विधि बोला जाता है। यह केवल मात्र ठोस में ही हो सकता है। मतलब एक तरह से मैं इंग्लिश में आपको डिफाइन करूं तो क्या है कि जो चालन मेथड होता है, जो कंडक्शन मेथड होता है वो क्या होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या होगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल, पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस का मतलब है दैट इज कॉल्ड, दैट इज मीन्स हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड। पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना जब कोई ऊष्मा, विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज मीन्स हॉट टू कोल्ड, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। कैसे, आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। वही एक एग्जांपल, आपने एक लोहे की रॉड ली, ठोस है, लोहे की रॉड को आग में दे दिया, जब उसे आप आग में देंगे पहले वे आगे से गर्म होगी, फिर धीरे धीरे वही आग कहाँ तक आने लगेगी, हैंडल तक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हैंडल पहुंच के आगे पहुंच जाए और पिछले वाला हिस्सा आगे आ जाए, नहीं, जो कण जहां पर हैं वहीं पर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि चालन विधि ठोस में होती है, ठोस में कण कभी भी स्थानांतरित नहीं होते हैं। वही फिर एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, जो हमारे साथ गर्ल्स जुड़ी हुई हैं या बॉयज भी जुड़े हुए हैं जो सब्जी बनाते होंगे, मतलब होंगी, है ना, चलो होंगे भी हो सकता है, बॉयज भी बनाते हैं सब्जी वगैरह। तो जब आप सब्जी बनाती होंगी तो आपने देखा होगा सब्जी को चलाती हैं, जब गरम गरम सब्जी होती है तो पहले जो चमचा होता है वो आगे से गरम होता है, धीरे धीरे वही भाप कहाँ तक आने लगती है, पीछे तक आने लगती है। मतलब अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि जो चलाने वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाए और जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो नीचे पहुंच जाए, नहीं ना, जो कण जहाँ पर हैं वो वहीं पर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी यही होती है, ये चालन विधि में होता है कि पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना जब कोई ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। अब ये जो चालन विधि होती है ना स्टूडेंट, ये भी 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी बता देता हूं। एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है सेमी कंडक्टर ऑफ हीट। देखो कैसे, जो चालन विधि है वो 3 प्रकार से होती है। एक होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और एक होती है सेमी कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है? इसको बोले जाता है एक रूप में सुचालक, हिंदी वाले, और प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है कुचालक। इसको इंसुलेटर भी कहते हैं, राइट, और इसको कहते हैं अर्धचालक। सेमी का मतलब हाफ। देखो नाम से ही क्लियर है, बहुत आसान है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं जब हम उनको रिलेट करते हैं किसी चीज़ से। देखो सू का मतलब अच्छा, क्या? सू का मतलब अच्छा, और चालक का मतलब चलना, जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह अच्छे से हो जाए, जिसमें से हीट अच्छे से पास हो सके, उन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। यस एंड नो? जैसे जितनी भी मेटल्स होती हैं, क्या होती हैं? जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो सभी किसका उदाहरण होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक। उसमें से बिजली भी गुजर सकती है, हीट भी गुजर सकती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, वो केमिस्ट्री में जाके जिक्र करेंगे हम, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एकमात्र धातु ऐसी होती है कि जो ऊष्मा की कुचालक होती है, और उसका नाम होता है स्टूडेंट, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक, सीसा। सीसा धातु होते हुए भी क्या होता है? कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, और सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो क्या होता है? सिल्वर, चांदी होती है। सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होती है। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हैं स्टूडेंट? इसके जो उदाहरण होंगे, लकड़ी और कागज। लकड़ी और कागज ये किसके उदाहरण हैं? कुचालक के। और अर्धचालक की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा? सिलिकॉन। दूसरा एग्जाम्पल होगा जर्मेनियम, और तीसरा उदाहरण इसका मैं यहीं पे लिख रहा हूं, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के कप वगैरह देखे होंगे ना आपने। इसका एक एग्जाम्पल है एस्बेटस। क्या है? एस्बेटस।
तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस चर्चा करने वाले हैं। देखो मैं आपको पेपर में जिस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पता है चालन विधि क्या होती है? कणों को स्थानांतरित किए बिना जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे गर्म वस्तु से कहाँ पहुँच जाए? ठंडी वस्तु की तरफ। क्लियर है? गुड कंडक्टर क्या होते हैं? चांदी जितनी भी धातु हैं, कुचालक लकड़ी और कागज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होते हैं अर्धचालक, जिसमें से ऊष्मा बिल्कुल पास ही ना करे, दैट इज कॉल्ड कू। कू का मतलब बुरा, चालक का मतलब चलना, अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चलना, जिसमें से हीट आधी चले। आधी का मतलब है जिसमें से रुक रुक कर चले, मतलब जो ना अधिक गर्म महसूस हो ना अधिक ठंडा महसूस हो। क्लियर है? देखो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप चाय पीते हैं, यस एंड नो? अब जब आप चाय पीते हैं या पीती होंगी ज़्यादा, चाय तो ज़्यादा पीती हैं, जब आप चाय पीते हैं या पीती हैं ठीक है, तो जब आप चाय पीते हैं या पीती हैं स्टूडेंट, बार बार वही निकल रहा है, तो आपने अच्छा किस में पीते हैं आप? गिलास में, कटोरी में, कटोरा, भगोना, भगोनी, मतलब जिसमें भी आप पीते होंगे। जैसे मानो एक मेरे पास स्टील के गिलास आते हैं छोटे छोटे चाय वाले, एक मेरे पास कप है और एक मेरे पास गिलास है स्टील का। गर्मा गर्म चाय है, गर्मा गर्म फुल गर्म चाय है, तो आप किस में पीना पसंद करेंगे, किस में पकड़ना पसंद करेंगे? कि सर गर्मा गर्म चाय को हम पकड़ना पसंद करेंगे कप में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि जो कप बने होते हैं वो चीनी मिट्टी के, और चीनी मिट्टी इज द एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर। जो वो स्टील का ग्लास होगा, स्टील इज अ मेटल, यस एंड नो? जो स्टील है, वो जो ग्लास बना होगा वो किसका? धातु का है, और वो धातु कैसी, किसका? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसमें ज़्यादा अधिक गर्म महसूस होगा। इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना आसान होता है एक धातु के प्याले की अपेक्षा। पेपर में क्वेश्चन आता है, मेटल के बर्तन की अपेक्षा चीनी मिट्टी के कप में या बर्तन में चाय पीना आसान होता है। कुल्हड़ में चाय पीना आसान क्यों होता है? देखा होगा ना, वो मिट्टी का बना होता है, इस वजह से। क्लियर है? अब ऐसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तो पूरी क्लास भरी हुई थी, तो बच्चे शांत बैठे थे, सुन रहे थे, जैसे आप शांति से सुन रहे हैं आप घर बैठकर। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भी एक कप में एक चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना आसान होता है एक धातु के प्याले की अपेक्षा। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भी आप चाय किस में पियेंगे, कप में पीना पसंद करेंगे या ग्लास में पीना पसंद करेंगे? तो स्टूडेंट पता है बच्चे ने क्या कहा? कि सर कप में पीना पसंद करेंगे। आंसर तो सही है, लेकिन उसका लॉजिक सोचिए कि भाई ऐसा क्यों, मैंने पूछा। तो उसने कहा कि सर कप में ना हैंडल होता है पकड़ने का, इस वजह से पीना पसंद करेंगे। स्टूडेंट हैंडल नहीं है, या लॉजिक को समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? एक और एग्जांपल देते हैं। मानो ठंड का महीना है, अब चल रहा है ठंड, जैसे है ना, जैसे जनवरी का महीना है, हाल ही में जैसे चल भी रहा है। छत पे एक कुर्सी लोहे की रखी है, एक कुर्सी लकड़ी की रखी है, और आपको बैठने के लिए बोला जाए सुबह सुबह बहुत भारी ठंड में, तो आप किस पे बैठना पसंद करेंगे, लोहे की या लकड़ी की? सर लकड़ी की पे बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि लोहे की बहुत अधिक ठंडी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि लोहा इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, एंड मेटल इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि हीट गर्म भी हो सकती है और हीट ठंडी भी हो सकती है। यही एग्जाम्पल का मैं मोड चेंज कर देता हूं स्टूडेंट। मैं आपसे कहता हूं जून जुलाई का महीना है, एक जून में एक कुर्सी लोहे की रखी है, दोपहर के 12 बजे एक छत पे एक कुर्सी लकड़ी की रखी है, तो आप किस पे बैठना पसंद करेंगे? बच्चे बताते हैं कि सर अभी भी हम लकड़ी की पे बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हीट गर्म भी हो सकती है और हीट ठंडी भी हो सकती है। तो लोहे गर्मी के मौसम में गर्म लगेगी और सर्दी के मौसम में ठंडी लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी यस एंड नो। स्टूडेंट फटाफट मुझे बताइए, जल्दी बताइए स्टूडेंट, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? क्लियर है ना? आइए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कन्वेक्शन मेथड क्या है? कन्वेक्शन मेथड, ये रहा दूसरा वाला कन्वेक्शन मेथड। जो अगले पेज पे करें,
चलो यहीं देख लो, ये लिक्विड में और गैस में चलती है। सुनते रहना और लिखते रहना जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो लिखना बच जाएगा, वो टाइम बच जाएगा आपका, है ना। मैं इस वजह से कंटेंट ज़्यादा आ जाए आपके पास और समय कम लगे, इस वजह से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, मतलब लिखने में स्किप कर देता हूँ, उन चीज़ों को मैं बोल देता हूँ और बोलने के साथ साथ आप उस वीडियो को वहाँ पर रोक के पॉज करके आप उसको लिख भी सकते हैं, सही है ना स्टूडेंट। जब मैं कन्वेक्शन मेथड की बात करता हूँ, यू नो संवहन मेथड, संवहन का मतलब होता है बहना, तो वही चीज़ है चलना या बहना, ये लिक्विड और गैस में है। जब कोई ऊष्मा पदार्थ के कणों को स्थानांतरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, मानो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ पहुंच जाए, तो उसे बोला जाता है कन्वेक्शन मेथड। यू नो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज मीन हॉट टू कोल्ड विद डिस्टर्बिंग द पार्टिकल या बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल। पदार्थ के कणों को स्थानांतरित करके जब कोई ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, संवहन विधि कहलाती है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे आपने कभी पानी को गर्म किया होगा, कभी किसी गैस पे आपने भगोने में या किसी रॉड में, बाल्टी में रॉड डाली होगी, तो आपने पानी को गर्म किया होगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम गैस पे पानी को गर्म करते हैं ना, तो जब गैस में पानी गर्म होना शुरू होता है तो आपने देखे होंगे तिलमिली से छोटे छोटे बबल से उठने शुरू होते हैं ऊपर की तरफ। स्टूडेंट, हो क्या रहा है उस कंडीशन में कि नीचे से पहले पानी गर्म, क्योंकि उसके नीचे क्या लगी है, आग लगी है। अब आग से नीचे से गर्म हो रहा है, अब वही नीचे गर्म वाला पानी कहां भाग रहा है, ठंडे पानी को गर्म करने के लिए भाग रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं माय डियर स्टूडेंट कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहां भागती है, ठंडी वस्तु की तरफ। तो वो मतलब जो गर्म पानी रहेगा उस ठंडे पानी में आकर उस ठंडे पानी में मिक्स हो जाएगा और उस ठंडे को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। बात समझ आई? अब एक गैस का एग्जांपल लेते हैं, उसका केस लेते हैं। यहां से पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही एग्जांपल बनता है मुख्य रूप से स्टूडेंट, क्या कि हमारा जो वायुमंडल होता है वो गर्म किस विधि के द्वारा होता है। तो किस विधि के द्वारा गर्म होता है, तो वो होता है कन्वेक्शन मेथड, यू नो संवहन मेथड के कारण होता है स्टूडेंट। कैसे कैसे होता है बताइए? वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है, संवहन मेथड। क्योंकि ये गैस का केस ले रहा हूं मैं, वो लिक्विड का केस ले दिया पानी का। देखो कैसे समझते हैं। यू नो जून जुलाई के महीने में ना बहुत अधिक जब गर्मी पड़ती है जून के महीने में, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो धरती होती है वो बहुत अधिक गर्म होती है। आप नंगे पैर नहीं चल सकते उस पृथ्वी पे, इतनी गर्म होती है जून के महीने में। ये सन्नू, एक बार मैं फंस गया था ऐसे ही, वो नंगे पैर में मंदिर गया, एक काल का मंदिर गया था, तो वहाँ पे नंगे पैर में फंस गया भैया। अब वो चप्पल उतार दिया, वहीं पे जो जूते चप्पल थे। अब वहाँ से मुझे जाना था लोटस टेम्पल। अब वहाँ यो जो बच्चा दिल्ली साइड आया होगा काल का मंदिर वो जानता होगा, तो वहाँ काल का मंदिर से लेके कमल मंदिर का डिस्टेंस थोड़ा सा रनवे ज़्यादा है, मतलब करीब करीब 200-300 मीटर होगा। अब गर्मी पड़ रही थी, दोपहर हो रही थी। अब मैं नंगे पैर, भाई साहब इतने पैर जले मेरे, मैं थोड़ा सा भाग भाग के जहाँ भी पानी सा देखे पहले पानी में डालूँ फिर भागूँ, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में धरती बहुत अधिक गर्म हो जाती है। जब धरती गर्म हो जाती है तो आपने देखा होगा कि इसके जो आसपास एरिया होता है, यू नो हवाओं का एक दबाव पड़ता है, ऊपर से हवाएं चलती हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं, इसी को वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जो ऊपर से हवा आके धरती पे पड़ेंगी तो धरती के आसपास की जो हवाएं होंगी वो गर्म होंगी कि नहीं होंगी? कि सर बिल्कुल गर्म होंगी। और आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी चीज़ गर्म होकर हल्की होती है कि भारी होती है? ये तो साइंस का नियम है कि सर सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ गर्म होकर कैसी होती है, हमेशा हल्की होती है। और स्टूडेंट हल्की होकर कोई भी चीज़ ऊपर भागती है कि नीचे आती है? कि सर ऊपर जाती है, हल्की होकर तो कहाँ जाती है? भाई आप ऐसे ही जीवन में भी विशेष ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, जितना आप हल्का रहेंगे ना उतना ऊपर उठेंगे, और जितना भारी रहेंगे, जितना इस दिमाग को स्ट्रेस में रखेंगे, उतना कहाँ जाएंगे? डाउनवर्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जीवन के लिए बता रहा हूँ मैं आपके लिए। जीवन में हमेशा कैसा रहना है? हल्का रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है। जितना खुश रहेंगे उतना ऊपर उठेंगे। कहते हैं ना कि भी सक्सेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। जी नहीं, हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये फैक्ट है स्टूडेंट। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। इसको बात को याद रखिएगा। मैं बता रहा था आपको
जब यहाँ वायु गर्म होगी तो गर्म होकर कहाँ उठेगी, ऊपर, और ऊपर जो ठंडी वायु है उसके आसपास के एरिया को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो आपके आसपास के जो चारों ओर का वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर है ना स्टूडेंट? इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखे होंगे एसी, एसी कहाँ लगते हैं, ऊपर लगते हैं, मानो घर में लगते हैं। वैसे तो बच्चे अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, मैं कह देता ना एसी कहाँ लगते हैं, तो जगह जगह लगते हैं, मतलब जहाँ भी घर में भी लगते होंगे, कहीं भी लगते होंगे। वो दीवारों पे स्प्लिट एसी ऊपर लगता होगा, और जो विंडो एसी होता है वो भी विंडो पे लगता होगा। कभी भी नहीं देखा होगा कि कभी भी एसी नीचे रखा हो, देखा है कभी? एसी नीचे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ऐसे ही मैं बता रहा था कि भाई एसी कहीं देखा है नीचे रखा हुआ, तो बच्चे कहते हैं कि सर हाँ देखा है। कहाँ देखा है? तो कहते हैं कि सर दुकानों में देखा है। अरे जहाँ बेचते हैं। नहीं, उसका मतलब नहीं है स्टूडेंट। मतलब मेरा मतलब समझिए कि जो ऊपर लगा रहता है, क्यों ऊपर रहता है, उसको नीचे क्यों नहीं रख देते? होता क्या है स्टूडेंट, एसी का प्रयोग क्यों होता है? किसी भी रूम को ठंडा करने के लिए होता है। अब आपको पता है कि जैसे एसी है, मान लो अब एसी ठंडी वायु फेंकेगा, या एसी ना हो तो जो नीचे की हमारे कमरे में गर्म वायु होगी वो कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। यस एंड नो? और ऊपर से एसी ठंडी वायु फेंकेगा, तो जब वो ठंडी वायु फेंकता है तो जो उस गर्म वायु में मिलकर उसको भी ठंडा कर देती है, और ठंडी होकर कोई भी चीज़ टेम्परेचर कम होने से भारी हो जाती है, और वो वायु कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है, और हमारे आसपास के चारों ओर वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यस एंड नो? स्टूडेंट देखना कभी एसी वाले रूम में आपका जो फर्श रहेगा ना वो बहुत अधिक ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि ठंडी वायु कहाँ भागती है, नीचे की तरफ। अगर नीचे एसी रख दिया ना आपने और चला दिया तो फर्श ठंडा हो जाएगा, ऊपर का मामला गर्म रहेगा, ऊपर के मामले में गर्मी, नीचे के मामले में ठंडक, मतलब गर्म सर्द बन जाएगी, है ना? क्लियर है ना? समझे ना कंसेप्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर में, सॉरी फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रीज़र होता है, वो ऊपर की तरफ क्यों लगाया जाता है? वो इसी के कारण, संवहन विधि के कारण। अब बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बहुत आसान है, 2 शब्दों में रेडिएशन को तुरंत समझ जाएंगे आप। रेडिएशन विकिरण, विकिरण केवल कहाँ होता है, गैस में। इससे एक क्वेश्चन बनता है, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्यारे बच्चों, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य की किरणें जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं वो किस विधि के कारण होती हैं? तो वो कौन सी विधि से होती हैं? रेडिएशन विकिरण विधि से होते हैं। जो सनलाइट से जो हमें रे ऑफ लाइट प्राप्त होती हैं वो किस विधि से होती हैं? वो रेडिएशन विधि से होती हैं। होता क्या है कि विदाउट हीटिंग द मीडियम, माध्यम को गर्म किए बिना सूर्य से आने वाली जो सीधी किरणें हमें प्राप्त होती हैं पृथ्वी पर, वो किस विधि से होती हैं? विकिरण। मतलब माध्यम को गर्म किए बिना। जब मैंने लाइट चैप्टर बताया होगा तो मैंने आपको बताया होगा स्टूडेंट कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो निर्वात में भी वो पार करते हुए आता है ना, स्पेस को पार करते हुए आएगा, और सीधी किरणें इधर उधर फैले बगैर जो सीधी किरणें हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं वो किस विधि के कारण होती हैं? विकिरण। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं स्टूडेंट। आपने मोमबत्ती की लौ देखी होगी, दिया देखा होगा, जोत जलाई होगी कभी। जो मोमबत्ती की लौ होती है वो सीधी जलती है। अब उस लौ के ऊपर एक हाथ तो ऊपर रखिए और एक हाथ उतनी ही दूरी पर साइड में रखिए। किस में हाथ जलेगा? कि सर जो ऊपर हाथ रखेंगे स्टूडेंट, साइड में हाथ कभी नहीं जलेगा। क्यों? साइड में केवल कब जल सकता है? जब हवा के माध्यम से लौ इधर उधर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हीट की कि माध्यम को गर्म किए बिना जब सीधी किरणें प्राप्त होती हैं उसे ही क्या बोला जाता है? विकिरण। और जो रे ऑफ लाइट है वो किसका रूप है? गैस का ही रूप होती है। तो इट मीन्स हम कह देते हैं कि जो रेडिएशन होता है वो गैस के केस में ही होता है। क्लियर है ना स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। और इससे आगे इसमें जो कंसेप्ट आने वाला है दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और वो बेसिक सा कंसेप्ट है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बन जाते हैं। और उस कंसेप्ट का क्या नाम होगा स्टूडेंट? और वो होगा, उसको कहते हैं हीट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? हीट एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन का मतलब होता है ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। क्या है? ऊष्मीय प्रसार, हीट एक्सपेंशन। प्रसार का मतलब क्या होता है?
फैलाव। क्या होता है? फैलाव। ऊष्मा, ऊष्मा तो बड़े अच्छे तरीके से जान चुके होंगे कि हीट क्या होती है, हीट तो पता होगा ना। अब ये हीट एक्सपेंशन क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है स्टूडेंट, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगली एपिसोड का, हमारी अगली क्लास का या हमारे अगले सेशन का। तो स्टूडेंट इसी अंदाज में फिर आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट। तो इस हीट चैप्टर में आज के लिए केवल इतना ही था। तो स्टूडेंट फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में आपका और हमारा साथ यहीं तक था। तो ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।